हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे एसी थ्योरी और एसी थ्योरी के सभी एमसीक्यू को करेंगे जो इस बार टी2 में पूछा जाएगा। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, एसी के किस मान का एम्पियर, वोल्ट तथा वाट मीटर मापते हैं। ठीक है, तो वाट मीटर और वोल्ट मीटर ये सब जो मापता है दोस्तों, यानी कि आरएमएस मान मापता है। क्या मापता है? यानी कि आरएमएस वैल्यू मापता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है आरएमएस वैल्यू? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है आरएमएस वैल्यू। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। बी में दिया है औसत मान, तो औसत मान नहीं मापता है, नहीं पीक मान मापता है, नहीं पीक टू पीक वैल्यू मापता है। दोस्तों ये जो मापता है आरएमएस मान मापता है। ठीक है, अब चलिए आज का आगामी प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, फॉर्म फैक्टर का सूत्र क्या है। ठीक है, यानी कि फॉर्म फैक्टर का बता रहा है दोस्तों। ठीक है, फॉर्म फैक्टर का, और फॉर्म फैक्टर का जो सूत्र होता है दोस्तों, आरएमएस वैल्यू। ठीक है, यानी कि आरएमएस वैल्यू और बट्टा में यानी कि एवरेज वैल्यू होता है। क्या होता है? आरएमएस वैल्यू और बट्टा में एवरेज वैल्यू होता है, जिसको औसत मान कहा जाता है एवरेज वैल्यू को। तो ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन ए में कर औसत मान बट्टा आरएमएस वैल्यू, तो ये तो नहीं होता, उल्टा है उसका। बी में है यानी कि आरएमएस मान बट्टा औसत वैल्यू, तो राइट आंसर यानी कि बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, जो कि आरएमएस बट्टा यानी कि औसत मान दिया हुआ है। ठीक है, तो फॉर्म फैक्टर का सूत्र यही होता है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, देख सकते हैं, यानी कि थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको यानी कि बिहार टी2 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। हो सकता है टी2 में इस बार क्वेश्चन इसी प्रकार का पूछे, इसलिए हम क्वेश्चन सब डाले हुए इस सेट में। तो दोस्तों यानी कि कह रहा है कि मिलान कीजिए, है ना। जो आरएमएस वैल्यू का क्या होता है, फॉर्म फैक्टर का क्या होता है, पिक फैक्टर का क्या होता है, औसत मान का क्या होता है, वो हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यानी कि क्या, यानी कि आरएमएस वैल्यू। ठीक है, उसके बाद फॉर्म फैक्टर दिया है। क्या कि फॉर्म फैक्टर का सबको वैल्यू याद होगा, यानी कि फॉर्म फैक्टर का कितना होता है ना। फॉर्म फैक्टर का तो आप लोगों को यानी कि सभी को मालूम होगा कि फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है, और होना भी चाहिए एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर तैयारी कर रहे हैं तो, है ना, तैयारी कर रहे हैं तो होना भी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि क्या दिया है, यानी कि फॉर्म फैक्टर का वैल्यू कितना होता है, 1.11 होता है ना। तो पहले इससे टिक करना स्टार्ट कीजिए। देखिए फॉर्म फैक्टर है यानी कि बी में, तो 1 किस में दिया, ए में दिया है, तो इसको इससे मिला दिए। अब देखिए ऑप्शन को खोजिए, एगो अगर सटीक हो गया तो ऑप्शन खोजिए। यानी कि बी का एक किस में दिया हुआ है, देखिए बी का एक एगो 1 में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, और बी का एक जो दिया है ऑप्शन यानी कि सी में दिया है, यानी कि दोनों में दिया है। तो क्या, यानी कि बी वाला को काट देते हैं और डी वाला को काट देते हैं। इनमें से ऑप्शन होने वाला नहीं, अब दो में से हमको चूज करना है। एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं। एक और स्टेप क्या आगे बढ़ेंगे दोस्तों, कि देखेंगे कि यानी कि पिक फैक्टर का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, आरएमएस मान कितना होता है, या आरएमएस मान कितना होता है, औसत मान कितना होता है। अगर एक भी याद रहेगा ना तो क्वेश्चन आसानी से यानी कि एग्जाम में बन जाएगा। तो देखिए यानी कि आरएमएस मान जो होता है दोस्तों, यानी कि आरएमएस मान जो होता है, आरएमएस मान वो आपको VM/√2 होता है। कितना होता है आरएमएस मान? VM बट्टा यानी कि √2 होता है आरएमएस मान। देखिए ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऐसा ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है दोस्तों, तो ए का देखिए 3 में दिया है, यानी कि VM/√2, है ना। तो आप समझ सकते हैं। देखिए एक बार और यानी कि उसी के हिसाब से अगर चेक कर रहे हैं तो देखिए ए में तो था, यानी कि बी में तो 1 दिया था, ठीक है। अब देखिए यानी कि ए वाला जो है यानी कि 3 में दिया है, ए का 3 में दिया है। देखिए इससे भी यानी कि पकड़ नहीं सकते हैं, है ना। इसमें भी ए का 3 है और इसमें भी ए का 3 है, सी में भी। तो अब एक और स्टेप बढ़ना होगा। अब यानी कि पिक फैक्टर का क्या होता है ना, पिक फैक्टर का क्या होता है दोस्तों, तो यानी कि पिक फैक्टर का जो फार्मूला होता है, यानी कि पिक फैक्टर का वो होता है यानी कि √2। क्या होता है पिक फैक्टर का? √2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर यानी कि 4 में दिया हुआ है। किसमें? अब देखिए अब क्वेश्चन से बन जाएगा। अब एक ही बच रहा है औसत मान। औसत मान का होता है 2VM, यानी कि 2VM/π होता है। ठीक है, तो अब देखिए ऐसा जो ऑप्शन दिया है सी का 4, यानी कि सी का 4 जो दिया है ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। दोस्तों आप लोग को समझाने के लिए हम इतना टाइम लिए हैं, नहीं तो हमको तो सोचे करते ऐसे मिला देते, ऐसे मिला देते और ऐसे मिला देते। हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। अगर क्वेश्चंस आए, अगर 2 को फॉलो कर रहा है, जैसे कि 4 को दिया है, इसमें 4 को दिया है, देखिए कम से कम इसमें 3 को यानी कि मिलाना पड़ा, उसके बाद ही आंसर आया। अगर 2 को मिलाते थे तो दोनों में आ रहा था, ए का भी 3 था, बी का भी 3 था, ठीक है, सेम ही आ रहा था। तो इस ऐसा क्वेश्चन होता है कभी कभी, यानी कि एक ही मिल जाएगा ना तो आंसर हो जाता है। इसीलिए हम इस ट्रिक को बताएं इतना देर। तो आप लोग अच्छा से समझिए क्वेश्चन को, कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कैपेसिटी परिपथ में पावर फैक्टर का मान होता है। किसमें कह रहा है दोस्तों, यानी कि कैपेसिटी में कह रहा है। ठीक है, और कैपेसिटी में जो यानी कि पावर फैक्टर का जो वैल्यू होता है वो हमको बताना है। ठीक है, और कैपेसिटी में पावर फैक्टर का वैल्यू जो होता है यानी कि 0 लीडिंग होता है। क्या होता है? यानी कि 0 लीडिंग होता है। ठीक है, 0 यानी कि लीडिंग होता है। ऑप्शन किस में दिया है 0 लीडिंग?
ऑप्शन ए में दिया इकाई तो नहीं होता है, नहीं शून्य लैगिंग होता है, नहीं शून्य होता है। ये जो हो तो है दोस्तों यानी कि शून्य लीडिंग होता है, जो कि ऑप्शन डी में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा संबंध शक्ति गुणांक के लिए सत्य है, यानी कि शक्ति गुणांक का जो फॉर्मूला होता है वो हमको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि शक्ति गुणांक बराबर जो होता है, जिसको cos फाई कहते हैं, ठीक है, cos फाई को यानी कि किलोवाट और बट्टा में यानी कि kVAR के द्वारा यानी कि सूचित किया जाता है। ऑप्शन किस में दिया है ऐसा, ए में दिया है वास्तविक पावर बट्टा आभासी पावर, तो ऐसा तो नहीं होता है। किलोवाट बट्टा kV भी नहीं होता है, प्रतिरोध बट्टा इम्पीडेंस भी नहीं होता है। तो दोस्तों ये जो होगा यानी कि किलोवाट बट्टा यानी कि kVAR यानी कि सत्य वाला हमको इसमें पहचानना था, क्योंकि यानी कि अब वास्तविक बट्टा यानी कि आभासी जो है यानी कि सत्य है, तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद किलोवाट बट्टा kV भी यानी कि सत्य है, ये इसलिए ये भी गलत हो गया। सी में है प्रतिरोध बट्टा इम्पीडेंस, ये भी यानी कि उसके हिसाब से तो सही है, लेकिन यहाँ पे असत्य सुनना था, इसलिए यानी कि काट किया। आप लोग यानी कि उल्टा नहीं समझिएगा, क्योंकि दोस्तों यानी कि cos फाई बराबर जो होता है यानी कि R बट्टा यानी कि Z होता है, R बट्टा Z होता है। उसके बाद किलोवाट बट्टा यानी कि kVA होता है, ये सब होता है, लेकिन असत्य वाला यहाँ पर पहचानना था। क्वेश्चन देखिए उसके हिसाब से यानी कि किलोवाट बट्टा kVAR नहीं होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, एसी सर्किट में अधिकतम धारा की शर्त क्या है, यानी कि एसी सर्किट में अधिकतम धारा का शर्त जो होगा वो क्या है, वो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया है कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर यानी कि इम्पीडेंस कह रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए में क्या कह रहा है दोस्तों, यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर इम्पीडेंस, तो ऐसा तो नहीं होता है। बी में है रेजिस्टेंस बराबर कैपेसिटेंस, इससे भी नहीं होगा ज़्यादा। और इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो यानी कि एक्सएल बराबर में यानी कि एक्सी हो, तो ये अनुनाद का स्थिति है, और इसमें जो धारा का मान होता है यानी कि अधिकतम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, अनुनाद का स्थिति होता है एक्सएल बराबर में यानी कि एक्सी। ठीक है, यानी कि जिसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसको कहा जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि किसी साइकिल में यानी कि करंट या वोल्टेज को उच्चतम मान को कहते हैं, यानी कि उच्चतम मान को क्या कहेंगे वो हमको बताना है। ठीक है, उच्चतम मान को कह रहा है दोस्तों, किसके मान को, यानी कि उच्चतम मान को। और दोस्तों यानी कि उच्चतम मान को जो कहेंगे यानी कि एम्पलीट्यूड कहेंगे। क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे। यानी कि ट्यूड कहा जाता है। ऑप्शन किस में दिया है एम्पलीट्यूड, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, पावर फैक्टर को बढ़ाया जा सकता है, यानी कि पावर फैक्टर को कैसे बढ़ा सकते हैं वो हमको बताना है। ठीक है, पावर फैक्टर को जो बढ़ाएंगे दोस्तों यानी कि कैसे बढ़ाएंगे वो हमको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों यानी कि कैपेसिटर मोटर द्वारा, तो कैपेसिटर मोटर के द्वारा पावर फैक्टर को नहीं बढ़ा सकते हैं। शेडेड पोल मोटर के द्वारा भी नहीं बढ़ा सकते हैं दोस्तों, इसके यानी कि पावर फैक्टर को बढ़ा सकते हैं सिंक्रोनस मोटर के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। सिंक्रोनस मोटर का उपयोग करेंगे तो यानी कि पावर फैक्टर का मान बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगामी प्रश्न आज का दिया हुआ है, देखिए चित्र दिया हुआ है, निम्न चित्र में यानी कि शुद्ध रेजिस्टिव परिपथ कौन सा है, यानी कि रेजिस्टिव परिपथ के बारे में हमको बताना है। और दोस्तों यानी कि शुद्ध में जो होता है यानी कि वोल्टेज और करंट क्या होता है, यानी कि फेज में होता है। क्या होता है, वोल्टेज और करंट यानी कि फेज में होता है। ठीक है, यानी कि साथ साथ वो चलता है। तो ऑप्शन किस में ऐसा दिया है, फिगर ऑप्शन यही में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यानी कि एक निश्चित श्रेणी आरएलसी परिपथ में VC बराबर 125 वोल्ट और VL बराबर 125 वोल्ट और V बराबर 40 वोल्ट है, तो स्रोत विभव का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, स्रोत विभव बराबर जो होगा दोस्तों यानी कि रूट के अंदर इसका फॉर्मूला होता है यानी कि V² और प्लस में दोस्तों यानी कि एक्सएल माइनस XC का स्क्वायर होता है, या VL माइनस VC का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि VL माइनस यानी कि VC का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब दोस्तों यानी कि जो होगा यानी कि V का वैल्यू कितना है, 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी कि 1600, और प्लस में जो होगा दोस्तों यानी कि VL का स्क्वायर कितना 125 और 125 का स्क्वायर। ठीक है, 125 और माइनस में दोस्तों यानी कि 125, तो ऐसे ही इसका स्क्वायर कर दीजिए और 125 में से 125 जाएगा तो शून्य बचेगा, बराबर में जो दोस्तों यानी कि रूट के अंदर बच रहा है यानी कि रूट के अंदर जो यानी कि 1600 बचेगा, और 1600 का वर्गमूल कितना निकल के आएगा, 40 आएगा। 40 जो होगा दोस्तों यानी कि वोल्ट में होगा। ऑप्शन किस में दिया है, 40 वोल्ट, तो ऑप्शन नंबर जो दिया है दोस्तों डी में दिया है 40 वोल्ट। और राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार का यानी कि न्यूमेरिकल आपको जरूर यानी कि हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा, तो इसके लिए इस न्यूमेरिकल को जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा T2 के लिए। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ, रिएक्टिव पावर की इकाई क्या है, किसका पूछ रहा है दोस्तों, यानी कि रिएक्टिव पावर का पूछ रहा है। ठीक है, रिएक्टिव पावर का पूछ रहा है ना,
रिएक्टिव पावर का हमसे इकाई पूछ रहा है दोस्तों। और रिएक्टिव पावर का जो इकाई होता है kVAR होता है। क्या होता है? kVAR होता है, किलो वोल्ट एम्पियर रेसिस्टेंस होता है। ऑप्शन किस में दिया है? kVAR। ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका भी सही हो जाएगा। जबकि ए में दिया है किलोवाट, तो किलोवाट नहीं होता है, रिएक्टिव का kVA होता है, यानी कि एक्टिव का ओम जो होता है, यानी कि रेसिस्टेंस को होता है, जिसको प्रतिरोध कहा जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी के सीधे अनुपात में होता है। तो फ्रीक्वेंसी के सीधे अनुपात में क्या होता है वो हमको बताना है दोस्तों। यानी कि फ्रीक्वेंसी के जो सीधे अनुपात में होता है वो यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। ठीक है, क्या होता है? यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। ऑप्शन किस में दिया? इंडक्टिव रिएक्टेंस। ऑप्शन नंबर ए में दिया है इंडक्टिव रिएक्टेंस। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का आगामी प्रश्न दिया हुआ है एक शुद्ध कैपेसिटी परिपथ में यदि सप्लाई आवृत्ति में 1/4 की कमी कर दी जाती है तो विद्युत धारा क्या होगा? यानी कि 1/4 का रहा है दोस्तों, यानी कि कम किया जा रहा है, यानी कि 2πfc। ठीक है, एफसी इसको क्या कर रहा है दोस्तों? यानी कि 1/4 यानी कि फ्रीक्वेंसी को कम कर रहा है। तो इसका यानी कि जो विद्युत धारा जो होगा दोस्तों यानी कि 4 गुना यानी कि बढ़ जाएगा। क्या होगा? 4 गुना बढ़ जाएगा। ऑप्शन किस में दिया है ऐसा 4 गुना बढ़ जाएगा? ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों, यानी कि 1/4 कम हो जाएगी। अच्छा, किसमें करा दोस्तों? पहले क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ते हैं। कैपेसिटी परिपथ में, कैपेसिटी ठीक है। तो दोस्तों यानी कि एक्सी में पूछ रहा है, तो एक्सी बराबर जो होता है यानी कि 1/2πfc होता है। तो इसीलिए क्या होगा दोस्तों, अगर ये कम जाएगा यानी कि क्या कह रहा है? कम जाएगा, तो भी यानी कि कम जाएगा, माफ कीजिएगा। हम यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस में बता दिए थे। ठीक है, ये यहाँ पे जो पूछ रहा है कैपेसिटी में पूछ रहा है, तो ये जो होगा दोस्तों यानी कि 1/4 कम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, होता है दोस्तों, सभी से कुछ ना कुछ गलती होता है, तो माफ़ कीजिएगा आप लोग। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रतिवर्ती धारा परिपथ में प्रतिबाधा का व्युत्क्रम होता है। यानी कि प्रतिबाधा का पूछ रहा है। ठीक है, किसका? प्रतिबाधा का। और दोस्तों यानी कि प्रतिबाधा का यानी कि उल्टा जो होता है वो हमको बताना है। ठीक है, क्या दोस्तों बताना है? प्रतिबाधा का जो उल्टा होता है वो हमको बताना है। और प्रतिबाधा का जो उल्टा होता है दोस्तों यानी कि प्रवेश्यता होता है। क्या होता है? प्रवेश्यता होता है। ऑप्शन किस में दिया है प्रवेश्यता? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है शक्ति कारक का अधिकतम मान क्या है? किसका कारक? पावर फैक्टर का, जिसको शक्ति कारक कहा जाता है। और शक्ति कारक का दोस्तों यानी कि अधिकतम मान की अगर बात किया जाए तो वो दोस्तों होता है यानी कि इकाई होता है। क्या होता है? शक्ति कारक का इकाई होता है। ऑप्शन किस में दिया है? इकाई। ऑप्शन ए में बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ए में दिया है इकाई से अधिक होता है, इकाई से अधिक नहीं होता है, नहीं शून्य होता है, नहीं इकाई से कम होता है दोस्तों, ये जो होता है इकाई होता है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन से शुद्ध प्रेरक परिपथ की औसत शक्ति कितनी होती है? शुद्ध के लिए कह रहा है दोस्तों, भी इंडक्टिव का। ठीक है, इंडक्टिव का कह रहा है दोस्तों। और इंडक्टिव का जो होता है वो हमको बताना है। क्या किसका पूछ रहा है? इंडक्टिव का पूछ रहा है। और इंडक्टिव का दोस्तों यानी कि शून्य होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर ए सही हो जाएगा। कितना? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है आरएलसी परिपथ में अनुनाद पर विद्युत धारा कैसी होती है? तो दोस्तों यानी कि अनुनाद पे जो विद्युत धारा होता है वो हमको बताना है। ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों श्रेणी परिपथ में अधिकतम और समानांतर परिपथ में न्यूनतम होता है। एकदम सही है भाई। बी में है समानांतर परिपथ में अधिकतम और श्रेणी में न्यूनतम, तो ऐसा तो नहीं होता है। दोनों में अधिकतम नहीं होता है, दोनों में न्यूनतम नहीं होता। ये जो होता है दोस्तों श्रेणी में यानी कि अधिकतम होता है, जबकि समानांतर में यानी कि कम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ए में है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है आरसीएल परिपथ में कौन से अवयव होते हैं? ठीक है, आरसीएल में कह रहा है दोस्तों। और आरसीएल में जो अवयव होता है वो हमको बताना है। किस में कह रहा है दोस्तों? यानी कि आरसीएल में कह रहा है। और आरसीएल में जो होता है दोस्तों वो होता है यानी कि प्रतिरोध और संधारित होता है। क्या होता है? यानी कि प्रतिरोध और यानी कि संधारित होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर जो दिया है दोस्तों यानी कि डी में है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है अनुनाद आवृत्ति से कम आवृत्ति पर डैश होगा, तो ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों यानी कि अनुनाद से कम पे, तो श्रेणी परिपथ में संधारित और समानांतर परिपथ में प्रेरक होता है। तो यानी कि सही दिया है जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि अनुनाद आवृत्ति से कम आवृत्ति पर जो होता है श्रेणी परिपथ में संधारित और समानांतर परिपथ में प्रेरक होता है, जो कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है आरएल परिपथ में शक्ति घटक डैश होता है। ठीक है, किस में कह रहा है दोस्तों? यानी कि आरएल में कह रहा है। और दोस्तों यानी कि आरएल में जो शक्ति घटक होता है यानी कि पीछे होता है। क्या होता है? यानी कि पीछे होता है, जिसको लैगिंग कहा जाता है ना, लैगिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? पीछे। ऑप्शन ए बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। आगामी प्रश्न पे चलते हैं। आज का आगामी प्रश्न दिया हुआ है जयवक्रीय प्रतिवर्ती धारा का अवस्था कारक कितना होता है? किसका पूछ रहा है दोस्तों? यानी कि जयवक्रीय का पूछ रहा है। और दोस्तों यानी कि जयवक्रीय का जो यानी कि
होता है यानी कि प्रतिवर्ती धारा का अवस्था कारक वो होता है यानी कि 1.11 होता है, जिसको यानी कि फॉर्म फैक्टर भी कहा जाता है। ऑप्शन किस में दिया है, जैवक्रिय वाला, तो ऑप्शन सी में है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का आगामी प्रश्न दिया हुआ है, प्रतिघाती शक्ति की इकाई क्या होती है। क्या पूछ रहा है दोस्तों, यानी कि प्रतिघाती पूछ रहा है। और प्रतिघाती शक्ति का जो यानी कि एसआई यूनिट होता है, यानी कि इकाई जो होता है वो हमको बताना है। और प्रतिघाती शक्ति का इकाई जो होता है यानी कि VAR होता है। क्या होता है, VAR होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया है यानी कि VA, तो VA नहीं होता है, नहीं वाट होता है, नहीं ओम जो होता है दोस्तों यानी कि प्रतिरोध का होता है, जिसको आर से शुद्ध करते हैं। वाट यानी कि शक्ति यानी कि वोल्ट का होता है, सॉरी शक्ति का होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, इनमें से किसका यानी कि समयांक अधिकतम होता है। ठीक है, समयांक जो होगा दोस्तों यानी कि सबसे अधिकतम, इसका हम ट्रिक बता रहे हैं, आप लोग यानी कि हमेशा इसको फॉलो कीजिएगा। देखिए सबसे कम वाला जो होगा ना उसका यानी कि अधिकतम होता है समयांक। तो इसमें यानी कि देखिए 10 हर्ट्ज सबसे कम दिया है, लेकिन 10 किलो हर्ट्ज तो ये ज़्यादा हो गया। 100 हर्ट्ज भी ज़्यादा है, 10 किलो हर्ट्ज भी ज़्यादा है, लेकिन सबसे कम जो यानी कि ए में दिया है, तो इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगर यानी कि समयांक पूछे और अधिकतम पूछे तो वो सबसे कम वाला वैल्यू का बता देना है, जो कि ऑप्शन ए में है। राइट आंसर इसका ए सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, जया तरंग का आरएमएस मान 100 है, इसका उच्चतम मान क्या होगा। देखिए दोस्तों हमसे उच्चतम मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, उच्चतम मान पूछ रहा है। ठीक है, उच्चतम मान पूछ रहा है। और यानी कि 100 को यानी कि गुना कर दीजिए 1.414 से, तो बराबर में जो होगा 141 पॉइंट यानी कि 4 एम्पियर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ए में दिया है यानी कि ये जो है यानी कि कम वाला वैल्यू पूछता तब होता है, 150 तो होगा नहीं, 282 भी नहीं होगा। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है, एक श्रेणी RLC परिपथ में R बराबर 20 ओम और XL बराबर 63 ओम और यानी कि XC बराबर 32 ओम परिपथ की परिणामी प्रतिबाधा क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यानी कि इसको हम थोड़ा शॉर्ट में बनाते हैं, आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए R है तो R का स्क्वायर होता है और XL माइनस XC का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो R का स्क्वायर, R का वैल्यू 20 है, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यानी कि 400 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में XL माइनस XC, तो 63 में से 32 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 32 दूना 64 यानी कि 31 बच रहा है। 31 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यानी कि 961 हो रहा है। ठीक है, दोनों को जोड़ने के बाद जो यानी कि इसका आएगा, ठीक है, यानी कि रूट से जो बाहर निकलेगा, ठीक है, दोनों को जोड़िएगा और उसके बाद यानी कि रूट से अगर बाहर निकालते हैं तो यानी कि रूट से बाहर निकालने के बाद जो बचेगा दोस्तों यानी कि 37 आएगा। ठीक है, आप लोग कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, यानी कि 37 आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि शुद्ध साइन तरंग का फॉर्म फैक्टर क्या है। क्या पूछ रहा है दोस्तों, यानी कि फॉर्म फैक्टर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, फॉर्म फैक्टर है। ठीक है, और दोस्तों यानी कि फॉर्म फैक्टर जो होता है यानी कि 1.11 होता है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इसको मिस करके जाना नहीं है कोई भी एग्जाम में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए में दिया है, करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, शक्ति घटक का आदर्श मान है, यानी कि शक्ति घटक का कह रहा है। किसका कह रहा है दोस्तों, यानी कि शक्ति घटक का कह रहा है, और वो भी आदर्श मान पूछ रहा है। और दोस्तों यानी कि शक्ति घटक का जो आदर्श मान होता है इकाई होता है, यानी कि 1 होता है, जो कि ऑप्शन बी में है। राइट आंसर इसका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया है शून्य तो नहीं होता है, नहीं अनंत होता है, नहीं 10 होता है, ओनली फॉर 1 होता है, जो कि बी में दिया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, यानी कि पार्श्व अनुनादी परिपथ का क्यू गुणांक किससे निर्धारित किया जाता है ना। क्यू गुणांक दोस्तों यानी कि क्यू गुणांक जो निर्धारित करते हैं वो हमको बताना है। और क्यू गुणांक जो निर्धारित किया जाता है आर और इनटू में दोस्तों यानी कि C/L से, जो कि ऑप्शन किस में दिया है, ए में तो नहीं दिया है दोस्तों, यानी कि ये जो दिया है बी में है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। बेस्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया, इसी परिपथ का शक्ति गुणांक किससे दर्शाते हैं, यानी कि cos फाई बराबर जो होता है दोस्तों यानी कि R/Z होता है। पीछे भी बता चुके हैं, जो कि ऑप्शन किस में दिया है, R/Z। ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है R/Z। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। कौन सा, सी हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, यानी कि जयावक्रीय तरंग की अवधि क्या होता है। किसका पूछ रहा है दोस्तों, यानी कि जयावक्रीय का पूछ रहा है। और जयावक्रीय तरंग का यानी कि अवधि हमको बताना है। क्या बताना है, अवधि बताना है। और जयावक्रीय तरंग का जो अवधि होता है दोस्तों वो होता है यानी कि एक चक्र पूरा करने में लिया गया समय, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि जब दो जैवक्रीय मात्राएं फेज क्वाड्रेचर में बताई गई हो तो उनका फेज पार्थव यानी कि फेज डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा, वो हमको बताना है। 2 फेज में कह रहा है दोस्तों, यानी कि 2 में कह रहा है, 2 जैवक्रीय मात्रा में कह रहा है। ठीक है,
तो दोस्तों यानी कि इसमें जो होगा वो यानी कि 90 डिग्री होगा, ठीक है, 90 डिग्री का होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। बी में दिया है 0 का नहीं होगा, नहीं 45 का होगा, नहीं 30 का होगा, ओनली फॉर 90 का होगा, उसके बाद 120 डिग्री का होगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, दृश्य धारा सप्लाई में आवृत्ति क्या है, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है दोस्तों, यानी कि फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है किस में, तो यानी कि डीसी में, और दोस्तों यानी कि फ्रीक्वेंसी जो डीसी में होता है यानी कि 0 होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, राइट आंसर इसका ए सही हो जाएगा। कौन सा ए हो जाएगा राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझोगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिए दोस्तों।